हेलो बच्चों। ये 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। जैसे हम लोग पहले चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं। पहली पिछली क्लास में हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में कि विज्ञान ने क्या क्या नई खोजें की हैं और उससे मानव के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। ऐसे ही सेम है लेकिन ये थोड़ा सा उससे बड़ा है ये चैप्टर। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या है, हम विज्ञान और टेक्नोलॉजी के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में हुए नवीनतम परिवर्तनों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी से किन किन क्षेत्रों में विकास हुआ है और जिसके कारण मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। हम यह कह सकते हैं कि किसी भी नई टेक्नोलॉजी के बनने अथवा उसके उपयोग में अ, लाने से मनुष्य की दिनचर्या तथा जीवन शैली में सुधार आता है। ये एकदम सही बात है कि टेक्नोलॉजी से हमें हमारी समय की बचत होती है और हमें आराम भी मिला है चीज़ों का आने जाने में। अब जैसे हम 7th क्लास में पढ़ कर ही आए हैं। हम्म चलो जानते हैं कि कृषि, उद्योग, ऊर्जा, संचार, परिवहन आदि क्षेत्रों में जो विस्तार हो रहे हैं उनका हम यहाँ क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। जैसे सबसे पहला पॉइंट आता है आपका संचार के क्षेत्र में। संचार हमने पहले ही बताया था आपको, संचार क्या होता है। कम्युनिकेशन है, मतलब एक बात को दूसरी जगह या दूसरे पर्सन तक पहुंचाना संचार कहलाता है। अब इसमें हमने विज्ञान ने जो नई नई टेक्नोलॉजी से जो चीज़ें बढ़ाई हैं वो हैं, जैसे हमारा टेलीफोन है, ईमेल है, इंटरनेट है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है और भी बहुत सारी चीज़ें। दूसरा आता है हमारा शिक्षा। शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। शिक्षा में बहुत ज़रूरी है ये कि देखो हम भी इन आपको नेट के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। ये क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में ही आता है। तो इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को जोड़ा गया जिससे टीचर्स और स्टूडेंट को सीखने के अवसर प्राप्त होते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें नेट से सीखते हैं। जैसे हमें किसी चीज़ का चित्र अगर बुक में क्लियर नहीं है तो हम नेट पे सर्च कर सकते हैं। किसी चीज़ की जानकारी लेनी है तो हम नेट से सर्च कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान है इस। अब तीसरा पॉइंट आता है हमारा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। अंतरिक्ष से मतलब समझते हैं हम, आप कल मैंने एक क्वेश्चन लिखा था कि हमें भारतीय वैज्ञानिकों के नाम बताओ। तो मैंने लिखा था उसमें भारतीय अंतरिक्ष के जनक कौन हैं। तो वो हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्होंने जिन्होंने भारतीय अंतरिक्ष को एक नया मुकाम दिया और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की। और इसमें इन्होंने छोटे छोटे रॉकेट जो हैं प्रक्षेपण से शुरुआत करी थी अंतरिक्ष में। और जिससे आप बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आजकल जो हम दूरदर्शन है, जैसे मौसम विभाग है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, चेतावनियां हैं, आईआरएस प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण में, इन सारी चीज़ों के लिए हम जो है ये जो हमारे उपग्रह होते हैं उनको उनको यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आकाश में हमारे हवाई जहाज उड़ रहे हैं तो वो किस किस बेस पे काम करते हैं। ऐसे तो सब उड़ रहे हैं, एक दूसरे से टकराते रहेंगे ना। तो ये सब उपग्रह लगे हुए हैं जिनके उनमें रडार लगे हुए हैं। उनकी उनसे मापा जाता है कि कौन कितनी किस डिस्टेंस पे है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो सब इसी के अंतर आता है। ठीक है, दो तरह के उपग्रह लगाए हैं, एक को बोलते हैं पीएसएलवी और दूसरे को बोलते हैं जीएसएलवी। ठीक है, और कुछ और देखो कुछ नई चीजें हैं, जैसे अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, यूरी गागलिन था। और भारतीय प्रथम व्यक्ति कौन था, अंतरिक्ष में जाने वाला राकेश शर्मा था। प्रथम महिला कौन थी, भारतीय महिला कल्पना चावला थी। ठीक है, ऐसे ही है भारत का एक उपग्रह जो चालक रहित था, उसका नाम था लक्ष्य। अब आगे हमारा पॉइंट आता है फोर्थ, रक्षा एवं
प्रतिरक्षा के क्षेत्र में, रक्षा का मतलब समझते हैं हमें सुरक्षा, तो हमारे देश को और हम सबको सुरक्षा प्रदान करने का दायित्व जो है वो है डीआरडीओ पर। ठीक है, डीआरडीओ क्या है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ठीक है, ये भारत सरकार की एक संस्था है जो दूसरे देशों से और हमारे अम, अंदर हमें सुरक्षा प्रदान करती है, और बहुत सारी मिसाइल हैं, टैंक हैं, इन सब का निर्माण करती है युद्ध में, और बहुत सारी चीज़ों में। जैसे कुछ नाम है, पृथ्वी है, ये एक मिसाइल है। अर्जुन है, एक युद्ध टैंक है जिसे हम युद्ध में यूज करते हैं। सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं। परमाणु परीक्षण है। परमाणु परीक्षण, आप जानते हैं परमाणु परीक्षण से किसका नाम जोड़ा जाता है सबसे पहले? एपीजे अब्दुल कलाम। और ऐसे ही आया एक नाम और है, युद्ध तोपे हैं ये, आईएनएस कोची, आईएनएस अरिहंत। ठीक है, आगे आता है चिकित्सा के क्षेत्र में क्या हुआ है? आधुनिक मशीनें लगी हैं, जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में स्कैनर है, एक्सरेज है, एंडोस्कोपी है, इनका प्रयोग किया जाता है रोगों की जांच के लिए। इसके साथ साथ और ज़्यादा जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है और नाम जुड़े हैं, जैसे सीटी स्कैन है, एमआरआई है। इसके बाद हमारा आता है कृषि के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में आप सब लोग जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं आई हैं। अच्छे बीज आए हैं, अच्छे उर्वरक आए हैं, और हमारी सिंचाई के जो साधन है वो बदले हैं। जिससे क्या हुआ है कि बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, और क्या हमें अच्छी फसल प्राप्त हुई है जिससे। और इसी के साथ बहुत सारे हमारे नाम जुड़े हैं, जैसे हरित क्रांति है, श्वेत क्रांति है, पीली क्रांति है, भूरी क्रांति है, नीली क्रांति है। इसके आगे आता है परिवहन के क्षेत्र में। परिवहन के क्षेत्र में क्या विकास हुए हैं? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ साथ परिवहन में क्या है? जैसे ई रिक्शा है, सब जानते हैं हम, मेट्रो ट्रेन है, बुलेट ट्रेन है। पहले एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी को तय करने में पता नहीं कितना ही टाइम लग जाता था, और आज का टाइम है कि बहुत आसानी से सब हो जाता है। आगे है विनिर्माण के क्षेत्र में। क्वेश्चन है यहाँ कि विनिर्माण क्या होता है? विनिर्माण क्या है? विनिर्माण क्या है? विनिर्माण, हाँ यहाँ विनिर्माण क्या होता है? कच्चे माल को मूल्यवान चीज में परिवर्तित कर देना, और उसका फिर उसको अधिक मात्रा में कच्चे माल, जैसे आप उदाहरण के लिए समझिए कि हमने रुई ली, कच्चा रुई किसान से ली सीधे, फिर उसको क्या करा, बहुत सारे प्रोसीजर से वो गुजरता है, फिर जाके हमें एक गर्म कपड़ा मिलता है ऊन से। तो उसको, और ऊन की कीमत कितनी होगी? बहुत ज़्यादा होगी। इसी को बोलते हैं विनिर्माण, मतलब कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तन करने की जो क्रिया है वही हमारा विनिर्माण कहलाती है। ठीक है, तो इसके साथ साथ विनिर्माण के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ साथ बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है इसको। उद्योग के क्षेत्र में, जैसे कागज उद्योग में अब बहुत ज़्यादा अच्छे, बहुत क्वालिटी के कागज़ हैं, बहुत बुक्स आ रही हैं, सब कागज उद्योग से रिलेटेड हैं। खनन उद्योग में, लोहा इस्पात उद्योग है, आभूषण उद्योग है। रिफाइनरी क्या होती है? तेल जो जहाँ बनता है, रिफाइनरी होती है। ऊर्जा के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ? बहुत ज़्यादा हुआ है। जैसे हम जानते हैं, पहले हमें नहीं पता था पवन ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, जैविक ऊर्जा, पृथ्वी ऊर्जा, जल ऊर्जा, वन ऊर्जा हमें नहीं पते थे। हमें सिर्फ पेट्रोल, कोयला, केरोसिन, रसोई गैस, ये सब पता थी। तो ये जो है कौन से हमारे ये ऊर्जा के स्रोत हमारे दो प्रकार के हैं। एक है नवीनीकरण ऊर्जा, और दूसरे हमारे अनवीनीकरण अनवीनीकरणीय ऊर्जा। तो नवीनीकरण वो हैं जिन्हें हम एक एक बार यूज करने के बाद एक निश्चित समय के बाद पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जबकि अनवीनीकरण ऊर्जा कौन सी है हमारी? हमने एक बार इस्तेमाल कर लिया, जैसे हमने पेट्रोल को एक बार यूज कर लिया, तो हम उससे दोबारा से नहीं पेट्रोल बना सकते। लेकिन नवीनीकरण ऊर्जा, जैसे उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा, हमने सौर ऊर्जा
को आज यूज कर लिया, हम कल फिर से सौर ऊर्जा को यूज कर सकते हैं। इसे बोलते हैं हम नवीनीकरण ऊर्जा। और दूसरा भी है, इसका नाम अक्षय ऊर्जा भी है। व्यापार एवं वाणिज्य क्या है? व्यापार का अर्थ होता है लेना और देना, क्रय और विक्रय। और वाणिज्य का अर्थ है कि हमें धन की प्राप्ति की उद्देश्य से क्या करना? खरीदारी करना, लेन देन करना। आ, ये होता है हमारा व्यापार एवं वाणिज्य। अब व्यापार और वाणिज्य में क्या परिवर्तन हुए हैं? हम देखते हैं कि पहले हम व्यापार करते थे तो सिर्फ सिक्के थे, चाहे वो धातु के हों, कांच के हों, तांबे के हों, या फिर क्या कागज के नोटों का प्रयोग करते थे। लेकिन आज क्या है? हम कार्ड स्वैप करते हैं। बिगर पैसे के चले जाओ, कार्ड लेके शॉपिंग कर लो, कार्ड से स्वैप करा दो। स्वैप मशीन का निर्माण टेक्नोलॉजी के साथ हुआ है। एक और शब्द जुड़ा है व्यापार में, ई व्यवसाय या ई कॉमर्स। ई व्यवसाय, ई कॉमर्स क्या है? जैसे कि हम बहुत सारी साइट्स के नाम आते हैं यहाँ, जैसे कि है स्नैपडील, बहुत सारी हैं जिनसे हम खरीदारी कर लेते हैं घर बैठे ही। ये सब ई कॉमर्स में ही आते हैं। आगे है हमारा पॉइंट, ई गवर्नेंस के क्षेत्र में क्या डेवलपमेंट हुआ। ई गवर्नेंस का जो नाम है उसे हम ई शासन के नाम से भी जाने जाते हैं। ई शासन क्या क्या है कि जितनी भी शासकीय सेवाएं हैं वो हमें ऑनलाइन ऑनलाइन मिल जाएंगी। इसको हम ई गवर्नेंस या ई शासन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, पहले हम स्कूल में, जब हम बड़े स्कूल से निकल के कॉलेज में जाते थे तो हम सीधा वहाँ जाते थे, फॉर्म लेते थे, फिर एडमिशन कराते थे। अब क्या है? आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ये है। इसको हम ई गवर्नेंस कहते हैं। ठीक है, हमें कोई भी अब बैंक में खाता खुलवाना होता था तो बैंक जाना पड़ता था। इसे हम ई गवर्नेंस, तो अब क्या है? सब ऑनलाइन हो गया है, इसे ही हम ई गवर्नेंस कहते हैं।